Hello बच्चा, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjuman Akhtar from the team Red Fight. I hope you all are fine and doing well. Today we are here to study political history of class 9th. हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था What is democracy? Why democracy? ठीक है, उसमें हम लोग प्रीवियसली सारे आइडियल आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज प्रीवियस वीडियो में हम लोग वहाँ तक डिस्कशन कर चुके थे. इन दिस वीडियो एक लास्ट टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम मोर नेसेसरी इन प्रेजेंट वर्ल्ड. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सारे लोगों को परमिशन होती है वोट करने की, इलेक्ट करने की, बट सभी लोग रूल करने का परमिशन होता है सबको. पीपल एवरीबडी कैन रूल, बट सब लोग एट वन टाइम रूल नहीं कर सकते, एट वन टाइम जा करके किसी डिसीजन को ले नहीं सकते. तो दे चूज अ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, और वो उनके बिहाफ में अपने रूल्स लेता है और उनके बिहाफ में कोई डिसीजन देता है. दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन ही और शी वो रिप्रेजेंट करता है द होल नेशन, या वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. तो आज के वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों हो चुकी है? जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है बच्चों, वो एक लार्ज नंबर, जो हमारी आज की डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं. ठीक है, फिजिकली इम्पॉसिबल है उन सब का एक जगह बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन लेना. अगर आप सोचो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है ना, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है. क्या ये पूरी पॉपुलेशन एक जगह एक पार्लियामेंट में बैठ कर के किसी डिसीजन पे अपडेट दे सकती है, या कोई डिसीजन ले सकती है, या कोई बिल पास होने में अप्लीकेबल हो सकती है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है कि वो सब लोग एक जगह मौजूद हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी की मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुकी है, और इन सब लोगों का एक जगह होकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना फिजिकली मुमकिन नहीं है. ठीक है, इफ़ दे कुड, अगर वो कर भी लेते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या उनके पास वो स्किल नहीं होती वो डिसीजन लेने. ज़रूरी नहीं कि वो जो 50 आदमी की भीड़ है जो डिसीजन लेने जा रहा है, वो 50 पीपल वो सारे के सारे इनफ एजुकेटेड हो, या जो भी सामने जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, जिस भी टॉपिक पे हमें डिसीजन लेना है, वो उस टॉपिक से वेल अवेयर हो, उसके बारे में वो अच्छे से जानता हो. क्यों? हम एक फैसला सही तभी ले सकते हैं जब हम उसके इनपुट और आउटपुट दोनों को जाने, मतलब उसके एडवांटेजेस को भी समझे, उसके डिसएडवांटेजेस को भी समझे. हम सिस्टम में एक डिसीजन कब लेते हैं? एक सिस्टम में डिसीजन लेते वक्त हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उससे किसी का, बाकी लोगों का क्या नुकसान होगा और उनका क्या फ़ायदा होगा. अगर नुकसान की तरफ मेजॉरिटी ज़्यादा है तो हम उस डिसीजन को नहीं लेते, और अगर फ़ायदे की तरफ कम है तो हम भी उस डिसीजन को कैंसिल कर दें. लेकिन अगर फ़ायदा ज़्यादा है लोगों का, नुकसान कम है, तो फिर हम वहाँ पर उस मेजॉरिटी के डिसीजन को लेते हैं. हमारे सिस्टम में कोई भी फैसला ऐसे ही लिया जाता है, बस सोच लिया कुछ फैसला ले लिया, ऐसा तो नहीं होता. हम उस पर डिस्कस करते हैं, जूरी सेशंस होते हैं, इनपुट आउटपुट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अच्छा क्या बुरा क्या, ये सब सोच के फैसले लेते हैं. तो हर इंसान अगर एक जगह मौजूद हो भी जाए, चलो कोई एक बहुत बड़ा सा कोई भी एक ऐसा एरिया बनाते हैं, कोई भी ऐसा, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्दो, फिर भी सोचते हैं, इमेजिन कि सब लोग एक जगह मौजूद हो जाते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, बट वो एक फैसला नहीं ले सकते एक टाइम पे. पहली बात, वो जिस वक्त, अगर हमें सुबह के 2 बजे एक फैसला या दोपहर के 2 बजे कोई डिसीजन लेना, आज वो डिसीजन मेकिंग सेशन है, क्या हर इंडिविजुअल, एवरी सिंगल इंडिविजुअल 2 बजे आके वो फैसला ले सकता है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं. पहली पॉइंट निगेटिव है. दूसरा, हर इंसान चाहता नहीं कि हम किसी फैसले में इन्वॉल्व हो. हम बढ़ नहीं रहे हैं ना क्योंकि वी डोंट वांट, हम प्रोग्रेस नहीं करते क्योंकि हम वी डोंट वांट. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एग्जाम में फेल हो रहे हो, दैट इज जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट. जिस दिन आप चाहोगे पढ़ना, आप पढ़ लोगे. तो ये डिज़ायर होता है ना काम करने का, वो बहुत से लोगों में नहीं होता. सेकंड, नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इसकी बात का नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर मान लो फिर भी वो कोई फैसला लेते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं बच्चों के सामने जो फैसला ले रहा है वो सभी इंसान नॉलेजेबल हो उस फील्ड के बारे में. हो सकता है उसे पता ही ना, उसका ABCD क्या, उसने फैसला ले लिया और वो गलत साबित हुआ, तो वो पूरे का पूरा कंट्री, पूरा इंडिया उसके लिए भुगतेगा, है ना. उसकी सफरेंस में पूरा कंट्री जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जिन लोगों ने फैसला लिया वो नॉलेजेबल नहीं थे उस बारे में. अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इसका डिसीजन एक पूरे सिस्टम 50, 60, 70 पीपल को हम लेते, और वो 70 पीपल तुमने किसी ऐसे एरिया से उठाया है जहाँ के लोगों को एजुकेशन का भी नहीं पता, उन बेचारों को एजुकेशन का कोई फैसिलिटी मिला भी नहीं, जस्ट बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. उन्हें हमने बुलाया, फैसला लेने के लिए कहा. उन्हें क्या पता एजुकेशन के बारे में? नहीं पता उन्हें.
वो नहीं जानते एजुकेशन सेक्टर क्या, तो वो कैसे कोई डिसीजन नहीं है कि हमारे पढ़ाई के लिए क्या अच्छा। अगर हम उन्हें ये फैसिलिटी देते कि वो पढ़ पाते तो उन्हें पता होता कि बेटर पढ़ाई कैसे हो सकती, बट दे डोंट नो। तो इसीलिए तो इलेक्शंस होते बच्चों, इसीलिए तो हम अपने बिहाफ में किसी एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ताकि अगर हम वो सामने वाला इंसान उसके लिए एनरोल हो सके, ग्रूम हो सके, सोच सके, समझ सके, फिर एक फैसला ले। और डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला कंसल्टेशन और डिस्कशन के बिना नहीं लिए जाते, अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। वो बात अलग है कि अभी की हमारी डेमोक्रेसी का डब्बा गुल है, बट फिर भी डेमोक्रेसी तो है हमारे इंडिया में। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, आइडियल स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी क्या है। हर कोई सोचता है मैम आपने तो 2-3 तरह की डेमोक्रेसी बता दी, अब डेमोक्रेसी है क्या, एक आइडियल एक अच्छी डेमोक्रेसी कहाँ से हो सकती है, व्हाट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, एक सही स्टैंडर्ड क्या है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी सही कब होगी, एक सही तरीके से कब चलेगी। डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है और यही उसका वे है चलने का, डेमोक्रेसी को इस तरह से चलना चाहिए। हमने 2 पॉइंट्स उठाए हैं इसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट पॉइंट, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू अ कंट्री ओनली व्हेन वन पर्सन गोज हंग्री टू बेड। ठीक है, एक सही डेमोक्रेसी हमारे देश में तभी आ सकती है, वो सही संविधान तभी लागू हो सकते हैं जब हमारे देश का कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए। लेकिन आज की डेट में क्या है, तुम काउंट भी नहीं कर सकते बच्चों, हाउ मेनी पीपल गो हंग्री ऑन देयर बेड, हाउ मेनी पीपल आर नॉट हैविंग अ सिंगल फूड, जिन्हें तो एक खाना भी नहीं मिला कभी, उन्हें एक दाना भी सुबह से नहीं मिलता, तो खाने की तो छोड़ ही दो, वो कितने दिनों तक भूखे रहते हैं। तो एक सही डेमोक्रेसी आइडियलाइज कब होगी, जब हमारे देश का एक भी हिस्सा, एक भी इंसान भूखे पेट ना सोए। इसका मतलब जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी ना हो, तब हमारे, और एम्प्लॉयमेंट के लिए लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, लिटरेसी के लिए एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम का सही होने के लिए सिस्टम को सही होना बहुत ज़रूरी है। ऑन ऑल एंड ऑल सिस्टम डिपेंड करता है और एट द सेम पॉइंट लोगों पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, आइडियल डेमोक्रेसी की, in a true democracy every citizen must be able to play equal role in decision making। एक सही डेमोक्रेसी तब होगी जब हर इंसान, हमारे देश का हर इंसान, हर तबके का इंसान, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ एवरी राइट, एवरी साइट, एवरी रिलीजियस, एवरी कास्ट, वो गोरा हो, छोटा हो, नाटा हो, बड़ा हो, छोटा, कोई भी हो, वो किसी भी डिसीजन को लेने में, कोई भी फैसला अगर हमारे देश के लिए लिया जाए तो उसमें उतना ही भागीदार हो जितना कि बाकी हैं, इक्वल इन्फॉर्मेशन हो उनके पास। अभी मैंने सबसे पहले क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें हर किसी को नॉलेजेबल नहीं होता कि सामने वाला जो जिस बारे में बात कर रहा है उस बारे में वो जानता है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी तब बनेगी जब हर फैसले में हर इंसान का हाथ हो, हर कोई अपना उसमें ओपिनियन दे और उसको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, एटलीस्ट उन्हें कुछ नहीं तो बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले। ये लॉट्स ऑफ कमिटमेंट जो है ना, ये ना हो। लॉट्स ऑफ कमिटमेंट वैलिड तभी होती है बच्चों व्हेन यू आर एबल टू फुलफिल दैट। अगर आप किसी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, डोंट डू दैट। और हमारे डेमोक्रेसी में हमारे मिनिस्टर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, भाषणबाजी करते हैं और वादे पुराण बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके ऊपर एप्लीकेबल कितना है तो आप लोग खुद ही देख रहे हो। कितनी % ऑफ बातें सच और कितनी % और झूठ है, ये हम बेटरली समझ पाते। तो आइडियलाइज हमारा इंडिया आइडियल डेमोक्रेसी तब फॉलो करेगा, इसके 2 हैं, जब सभी इंसान अपने हिसाब से डिसीजन लेने में अपना योगदान देंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें पता हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें एटलीस्ट इतनी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि कुछ नहीं भी तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट है, वो भूखे पेट ना सोए। सब पता है सबसे पहले पॉवर्टी का रीज़न क्या, सब लोग बोलते हैं लोग गरीब है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि पहली बात उनके पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट होने के लिए 2 रीज़न है, एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए वैकेंसी, वो नहीं। दूसरी, एम्प्लॉयमेंट के लिए लिटरेट होना बहुत ज़रूरी, पढ़ा लिखा होना। आधी से ज़्यादा जनरेशन तो हमारी अनपढ़ है, उन्हें तो पता भी नहीं। सब या तो बेसिक लेबर में या दिन रात, एक छोटे से छोटा बच्चा भी अपने डेली वेजेस में गुम है क्योंकि उसे दिन का 50 या 100 रुपीज़ मिलता है तो वो कोई काम कर रहा है। सेकेंडली, अब वो लिटरेट क्यों? क्योंकि उसे वो फैसिलिटी मिली ही नहीं पढ़ने की। अगर उसे फैसिलिटी मिलती पढ़ने की तो वो पढ़ता। हाँ, मैं मानती हूँ कि 50 में से 50 बच्चे नहीं पढ़ते होंगे यार क्लास में भी। अभी आप लोग वीडियो भी देख रहे हो, आई एम डैम श्योर कि इसमें से अगर जितनी भी व्यूज़ आए ना, तो उसमें अगर 44 व्यूज़ है तो ज़रूरी नहीं कि 44 बच्चे नहीं से पूरा वीडियो देख के समझो अच्छा मैम ये बोल रहे मैं पूरी तरह समझिए। नहीं, उसमें से 20 बच्चे, 15 बच्चे, 10 या ऑलमोस्ट 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये पूरा वीडियो कभी देखा भी नहीं होगा, या अगर देखा हो तो पूरी तरह समझा नहीं होगा।
ये एक डिफरेंट केस है, बट हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। तो उन्हें वो कोशिश भी नहीं मिलती, बेसिक नॉलेज ही नहीं मिलती, तो वो पढ़ेंगे क्या? और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमारी सिस्टम इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। अगर दो चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए ना, तो हमारे देश का बहुत कुछ इंसिडेंट चेंज हो सकता है। फर्स्टली यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, एंड सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। गरीबी ऐसे ही आसमान से नहीं नीचे गिरी है, या गरीबी को कोई पेड़ से तोड़ के अपने पर नहीं सजाता। वो सफ़र करते हैं, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती, तभी वो गरीब है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल। आज के लिए इतना लेक्चर तो इस बात पे काफ़ी था। नेक्स्टली दिस इज़ द एंड टॉपिक। इसके बाद ये आपका चैप्टर ओवर होगा होपफुली। आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है अब। एंड वी आर नाउ इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं आपके बेसिक्स बस 4-5 यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे मेजर क्वेश्चन उसका आपके बुक के हिसाब से, डिफाइन डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी बताने की, व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ। मैं पूरे 5 या 6 मिनट्स नहीं, आई जस्ट आस्क कि आप 3 to 4 डिमेरिट्स और 2 to 5 या आप 3 मेरिट्स निकालो, 3 डिमेरिट्स निकालो। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है दैट इज टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के लिए बनाया जाता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है। या आप लिख सकते हो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम दैट इज मेड टू द बाय द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सेल्व्स। या फिर डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम दैट इज मेड बाय द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसी भी तरह का स्टेटमेंट ऐसा जो कि डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करता हो, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है बच्चों दैट इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कभी भी अपने आंसर लिखने में नेवर फॉरगेट टू मेंशन दैट। अब इसके लव्स चेंज कर सकते हो, वर्ड्स चेंज कर सकते हो, लिखने का आइडिया चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग मत बदलिएगा। डिमेरिट्स और मेरिट्स में आप बता दीजिए डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं। डेमोक्रेसी होने पे हमें अपने गलती को करेक्शन करने का मौका मिलता है ना। डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कोई सज़ा नहीं मिलती, वहाँ पर एक अलग सेक्टर होता है करेक्शन का, मिस्टेक्स का। डिमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के? कंटिन्यू लेबर्स चेंज होते हैं यहाँ पे, हमेशा क्या होते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स, वो चेंज होते हैं, जो हमारे सिस्टम को इंस्टेबिलिटी करता है, मतलब कमज़ोर करता है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई कॉम्पिटिशन में लगा है। डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स अगर हम निकालें तो हर कोई यहाँ के कंपटीशन में लगा है, कोई भी मॉरलिटी बेसिस पे कंपटीशन नहीं करता। ठीक है, आप इसे एक्सप्लेन कर दो, तीसरा चौथा और भी पॉइंट्स लिख दो, आप इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वही उन्हें इक्वल राइट मिलने चाहिए वोट करने के। अब उन्हें हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी पावर को लिमिट करना चाहिए। ये सारा जितना भी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिमिट के बाहर कोई फैसला नहीं ले सकता है, कोई भी लीडर हो उसे ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस नहीं देती। ये सारे की फीचर्स हमारे डेमोक्रेसी के जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। इलेक्शन के दौरान हर किसी को फेयर इलेक्शन का चांस मिलना चाहिए। दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू चूज इन अ फेयर एंड फ्री चांस। ठीक है, ये सारे फीचर्स है, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ये कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इफ़ आई आस्क कि हाउ द इलेक्शंस आर डिफरेंट दैट हैपन इन इंडिया एंड मैक्सिको, जो इलेक्शन मैक्सिको में होते हैं और जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि दोनों जगह मल्टीपल पार्टी रन करती है, मैक्सिको में भी इंडिया में भी। लेकिन मैक्सिको में हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी इतने सालों से, और इंडिया में कोई अगर पावरफुल पार्टी भी है तो वो भी हारती है। क्यों? बिकॉज वी रन इन अ डेमोक्रेटिक, और मैक्सिको में ऐसा नहीं था, एक ही पार्टी पूरा हमेशा जीत रही थी। दूसरा पॉइंट, इंडिया में 5 सालों पे इलेक्शंस होते हैं, मैक्सिको का क्या पॉइंट है, 6 सालों में इलेक्शंस होते हैं, है ना। इंडिया अभी भी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है, इसमें अभी भी इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैक्सिको में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है ना। जब आप मैक्सिको वाला केस पढ़ोगे तो उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर आप उसे इंडिया से कंबाइन करके लिख सकते हैं। थिंक बिफोर यू राइट। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एम्प्लॉय जो है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एम्प्लॉय करना, प्रैक्टिस करना प्रेजेंट डेज में पॉसिबल नहीं है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों? वाई? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एम्प्लॉय करना पॉसिबल क्यों नहीं है। आप उसके पॉइंट्स लिख दीजिएगा, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम सभी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उस टाइम पे नहीं आ सकते, अगर है भी तो लोग चाहते नहीं, और अगर हो भी जाए तो हर किसी के पास स्किल नहीं होता टू टेक अ डिसीजन।
एक और है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, कि डेमोक्रेसी जो है ना वो डिसीजन मेकिंग की जो पॉसिबिलिटी उसको इंक्रीज करता है। आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। मैंने आपको मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक पॉइंट बताया था कि डेमोक्रेसी में हर डिसीजन कंसल्टेशन और डिस्कशन से लिया जाता है। जूरी मेंबर सेट होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, सब आपस में डिस्कस करते हैं, जो मेजॉरिटी में बेनिफिटेड डिसीजन होता है उसे वो लोग कन्वे करते हैं। इस बात को आप एक्सप्लेन करिएगा। डेमोक्रेसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को कैसे इन्हांस करता है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को कैसे दर्शाता है, बढ़ाता है, कैसे डेमोक्रेसी? क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक पॉलिसी पे रन करता है कि डेमोक्रेसी में हर इंसान पॉलिटिकल लेवल पे, इन द पॉलिटिकल सेक्टर, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज इक्वल, और हर कोई पॉलिटिकल सेक्टर पे इक्वल है और हर किसी का वोट इक्वल है। तो ये क्या बताता है कि हम बराबर है सबसे, तो हमारी पॉलिटिकल डिग्निटी बता रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हमें डेमोक्रेसी ये बताती है कि वी आर इक्वल। ठीक है, इस बात को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी बाकी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है क्योंकि वो हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। इसे एक्सप्लेन करो। सबसे पहला पॉइंट, मौका देती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मिस्टेक्स का अलग सेशन होता है और करेक्शन का एक अलग स्पेस होता है। हमें तुरंत रिजल्ट या पनिशमेंट नहीं मिलती, वी गॉट अ चांस टू इम्प्रूव। दैट इज वाई डेमोक्रेसी बाकी चीज़ों, बाकी अदर गवर्नमेंट से बेटर होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राइट सम पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाई डू यू थिंक दैट, अगर मैं आपसे पूछूं परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कि उसने जो काम किया, दैट वो जो डेमोक्रेसी जो उसने इलेक्शन रन किया पाकिस्तान में, इज इट वैलिड और नॉट आपके नज़र में? तो आप क्या इसका जवाब दोगे? वैलिड है कि नहीं? उन्होंने वो जो काम किया वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं किया था, दो इट वाज डेमोक्रेटिक, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो गलत था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने खुद का जो रेफरेंस सेशन जो रखा था और बार बार अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया था, उन्होंने तरीका जो उन्होंने जो वेज अपनाए थे वो गलत था। डेमोक्रेटिक वे में थे वो दो ही इज़ इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बट यूजिंग अ बैड वेज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं आपके इसमें, और बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। सो यू कैन go with that in this case. That's all for today बच्चों. In the next class we will be seeing the next chapter of political science and hopefully कुछ बेटर हम लोग अपने सिस्टम के बारे में और पढ़ेंगे। एंड येस, वंस अगेन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके दिमाग में और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बच्चों, तो यू कैन ऐड अप एंड यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन आंसर, आई बी देयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम। देयर इज़ अ बॉय रवि भूषण, आई थिंक, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि हमारे इंडिया में किस तरह का डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होता है एंड हाउ। मैं उन्हें ये जवाब बहुत अच्छे से दूंगी इन दैट सेशन, बट हियर मैं बताना चाहती हूँ कि उनका क्वेश्चन वैलिड है कि व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस इन इंडिया। बच्चों, इन इंडिया वी प्रैक्टिस फेडरल डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है। हमारे इंडिया में अगर फेडरल सिस्टम है, सोचो कौन सी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती होगी। फेडरल सिस्टम मतलब हमारे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है, उसके अंडर में सभी लीडर्स काम करते हैं। कोई भी अपने अपने पावर को अनलिमिटेडली यूज़ नहीं करता, सप्रेस नहीं करता किसी और को। लेकिन हम अदर वे में जाके देखें तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है। एक बिटर ट्रूथ है हमारे डेमोक्रेसी का। सो मैं आपको ये जवाब इन अ बेटर वे दूंगी, बट इफ़ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ डेफिनेशन में मैं कहूँ तो इन दिस फॉर्म वी यूज़ फेडरल सिस्टम। हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी यूज़ होती है, इन इंडिया वी यूज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि हम सब एक साथ, हमें रूल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम सब मिलकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ में कोई भी डिसीजन लेता है। तो इन इंडिया वी प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, so that's all for today. See you in the next class. बच्चों, if you having any kind of problem, any kind of question, any kind of suggestion, any kind of queries related to this chapter, feel free to ask me in the comment box. Okay, I'll be there to answer your question. See you in the next class बच्चों. Till then, don't forget to study a little bit. Okay, till then be safe बच्चों. Thank you for listening me.